Hello friends, last time we discussed some introductory remarks about history, how to study history and introduction about history. Today we are discussing our second chapter, that is prehistory. Prehistory is the beginning of our history and we have to learn about it. In this lecture we will discuss about what is prehistory, and I have focused mainly on Paleolithic and Mesolithic phases of Stone Age. Because of time constraint, you all requested that the lecture should not exceed 45 minutes. It was too lengthy, but that was the first lecture, so it was going to be lengthy. ठीक है, तो आज हम जो है प्री हिस्ट्री करेंगे। आज हम इसमें स्टोन एज को डिस्कस करेंगे। सबसे टॉप में मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले आपको डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए प्री हिस्ट्री क्या होता है। तो ये डेफिनेशंस वाला टॉपिक जो है आप ध्यान में रखिएगा। प्री हिस्ट्री है वो वाला पीरियड हमारे पास जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो भी कोई भी पीरियड हमारे पास हिस्ट्री का जिसमें रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल डाटा है, उसको प्री हिस्ट्री की कैटेगरी में हम डालते हैं। और वो पीरियड जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड मिलना शुरू हो जाते हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन। लेकिन इनके बीच में एक ऐसा पीरियड भी आता है जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये वो पीरियड है जिस पीरियड के बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं, बट या तो हम उनको अभी डिसाइफर नहीं कर पाए हैं या तो वो ओरल ट्रेडिशन में उस टाइम जो है वो कंपाइल हुए हैं। जैसे कि प्री हिस्ट्री में हमारे पास स्टोन एजेस, चालकोलिथिक पीरियड, ये हमारे पास प्री हिस्ट्री की इंडियन हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं। हिस्ट्री में हमारे पास जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड हमारा जो है वो लगभग 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब गौतम बुद्धा के टाइम आप देखेंगे कि पाली में जो है वो लिखना स्टार्ट किया गया। और आप ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट एवर रिटन सोर्स एविडेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन इंडियन हिस्ट्री आर अशोकन इंस्क्रिप्शंस। उससे पहले कोई भी चीज़ हमारे इंडियन हिस्ट्री में लिखी हुई हमें आज तक नहीं मिली है जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लिखी गई हो। ठीक है, बाकी सारे सोर्सेज जो है वो बाद में लिखे गए हैं, उस टाइम सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं पे प्रोटो हिस्ट्री आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं तो उसको हम प्रोटो हिस्ट्री में डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैदिक पीरियड है, तो वैदिक पीरियड का जो जो भी आपके पास मटेरियल है वो सब ओरल ट्रेडिशन में ओरली ट्रांसमिट किया हुआ है, उस टाइम लिखा नहीं गया है, उसको भी हम किस में डालेंगे, आपके प्रोटो हिस्ट्री में। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री की डेफिनेशन जो है सबसे पहले मुझे लगा कि ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट फोकस मेरा एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन पे है। ठीक है, अब आप अगर आप साइंटिफिक स्टडी को देखो तो जियोलॉजिस्ट ने जो है वो अर्थ की एज जो है 4600 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो रखी गई है। और अर्ली ह्यूमन के फॉसिल्स जो हमें मिले हैं वो अफ्रीका से मिले हैं, वो 4.2 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो मिले हुए हैं। ठीक है, तो 4600 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ की एज है, 4.2 मिलियन ईयर्स एगो जो है अर्लीस्ट फॉसिल्स हमें अफ्रीका से मिले हुए हैं। लेकिन इन सभी फॉसिल्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हमें मिले हैं, इनमें बहुत सारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है। एक हिस्टोरियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम जॉन कास है। जॉन कास ने अपनी बुक एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम में जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी टू यूज़ दियर ब्रेन, एबिलिटी टू यूज़ दियर ब्रेन जो है वो क्लासिफिकेशन की हुई है। तो उसको इन्होंने क्रेनियल कैपेसिटी का नाम साइंटिस्ट देते हैं। तो मैंने रेड कलर में जो है एक बॉक्स में लिखा हुआ है, क्रेनियल कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर ऑफ क्रेनियम ऑफ वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके इंटीरियर के क्रेनियम में, क्रेनियम का जो है वो कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो क्रेनियल वॉल्यूम जो है इट रिप्रेजेंट्स द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का साइज जो है वो क्रेनियल कैपेसिटी से हम मालूम कर सकते हैं, जिससे आपके इंटेलिजेंस का पता चलता है। ठीक है, तो जॉन कास के अकॉर्डिंग जो है, सिंपल वर्ड्स में आप समझ लीजिए, क्रेनियल कैपेसिटी जिसको हम CC से रिप्रेजेंट करेंगे, CC क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, वो आपके इंटेलिजेंस को शो करती है। जितनी ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होगी उतने इंटेलिजेंट आप होंगे। ठीक है, तो जॉन कास के अकॉर्डिंग क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ इन ह्यूमनॉइड्स जो थी, जैसे कि आपके पास जो ह्यूमनॉइड्स इस टाइम रहे हैं प्री हिस्ट्री में हमारे, सबसे पहला जो है हमारे पास होमो हैबिलिस है। ये अर्लीस्ट ग्रुप है जो आपके ह्यूमन जीनस में बिलोंग करता है। ठीक है, ये सब होमिनिड्स है। ठीक है, आई एम श्योर होमिनिड्स के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, होमिनिड्स में आप सबसे पहले देखेंगे होमो हैबिलिस है।
होमो हैबिलिस जो है इसकी किनेल कैपेसिटी कितनी दिखाई हुई है, मैंने यहाँ 600 जो है वो सीसी दिखाई हुई है, तो बहुत कम किनेल कैपेसिटी है होमो हैबिलिस की। उसके बाद आपके पास होमो इरगेस्टर आता है, ये अर्लीस्ट स्पेसिमेन विद फुल ह्यूमन कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 800 सीसी है, 800 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी। एबिलिटी टू यूज द ब्रेन, और कितना इंटेलिजेंस लेवल है इसका, ठीक है। फिर होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस जो है वो पहली बार जो है वो खड़ा होने लगा ह्यूमन बीइंग, उस टाइम होमो इरेक्टस का फेज आता है। इसकी 1000 सीसी जो है वो आपके पास क्रेनियल कैपेसिटी है। फिर होमो हिल्डरबर्गजेनेसिस, HEIDELBERGENESIS, हेल्डलबर्जेनेसिस, इसकी 1200 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो मॉडर्न मैन आता है, होमो सेपियंस सेपियंस, जो मॉडर्न मैन है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, 1400 टू 1500 सीसी। अब आप देख सकते हैं कि प्री हिस्ट्री में जो हम स्टोन एजेस पढ़ेंगे उनमें ये होमो हैबिलिस से स्टार्ट होके होमो सेपियंस तक लोग आएंगे, ठीक है। तो ये किस तरह इनकी क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है और उसी तरह इनकी एबिलिटी टू यूज़ द ब्रेन इंक्रीज हो रहा है। ये लोग अब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज़ करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इन्वेंशंस करते जाएंगे, डिस्कवरीज करते जाएंगे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेनियल कैपेसिटी। तो जो भी हमें स्पेसिमेंस मिले हैं उनको स्टडी करके आप लोग साइंटिस्ट ने जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस ने उनकी क्रेनियल कैपेसिटी स्टडी करके ये शो करने की कोशिश की है कि उनकी बेसिकली एबिलिटी टू यूज़ द ब्रेन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी ह्यूमन की। इस तरह से आप देखेंगे कि जो ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन है, होमो सेपियंस सेपियंस, उसमें ये कैपेसिटी 1400 टू 1500 क्रेनियल कैपेसिटी है, जिस वजह से हम इतने इंटेलिजेंट हैं। वी आर मोर इंटेलिजेंट देन आवर प्रेडिसेसर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेड बॉक्स में मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, इन इंडिया द ओनली होमिनिड फॉसिल फाउंड फ्रॉम हथनूरा, HATHNURA, हथनूरा इन नर्मदा वैली। सिर्फ एक ही ह्यूमन फॉसिल इंडिया में मिला हुआ है, वो कहाँ से मिला हुआ है, हथनूरा से मिला हुआ है, नर्मदा वैली से मिला हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आप गूगल कर सके और डिटेल्स में पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं आप, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। हथनूरा से हमें मिला हुआ है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में प्री हिस्ट्री का एविडेंस नहीं मिलता है, बहुत सारी साइट्स का एविडेंस मिलता है, लेकिन अभी तक कोई भी ह्यूमनॉइड फॉसिल नहीं मिला था, वो हथनूरा में डिस्कवरी हुई है नर्मदा वैली में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अब प्री हिस्ट्री के स्टोन एजेस के बारे में आगे और पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई हैं और कुछ लिखा भी हुआ है। सबसे फर्स्ट लाइन आप देखेंगे, इट वाज सर जॉन लुबॉक। जॉन लुबॉक जो है वो एक आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिस्टोरियन थे, जिन्होंने पहली बार जो है वो क्या किया, एक बुक लिखी प्री हिस्टोरिक टाइम्स 1865 में, और इसमें इन्होंने प्री हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने ही स्टोन एजेस को पैलियो, मीजो और नियो फेजेस में डिवाइड किया, ठीक है। तो जॉन लुबॉक का नाम आप याद रखेंगे, ही वॉज द पर्सन हु कैन बी नो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इनको कह सकते हैं। और साथ में एक छोटे बॉक्स में मैंने लिखा है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, बिकॉज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ही वो आदमी थे जिन्होंने पहली बार इंडियन प्री हिस्ट्री में एक पैलेओलिथिक टूल डिस्कवर किया था 1863 में। ये क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है। ही वॉज ए जियोलॉजिस्ट, तो जियोलॉजी में काफ़ी काम किया है। मद्रासियन कल्चर जो साउथ इंडिया में कल्चर आता है आपका, स्टोन एज कल्चर, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बोला जाता है। अब हम आते हैं अपनी स्टोन एजेस पे। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि वाई स्टोन एज, हमने नाम इनको स्टोन एज क्यों दिया है, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, जब ह्यूमन बीइंग इस धरती पे आया होगा, तो इस अर्थ पे आया होगा, तो उसके पास यूज करने के लिए कौन कौन सी चीजें होंगी, दो चीजें होंगी। एक स्टोन होगा उसके पास विच वॉज इन एबंडेंस, बहुत ज्यादा स्टोन होगा, और दूसरा उसके पास वुड रही होगी, ठीक है, वुड भी उसने खूब यूज की होगी। लेकिन इन दोनों चीजों में से जो आप देखेंगे कि उसके पास सर्वाइव क्या किया, वुड इज पेरिशेबल बाय नेचर, तो आप देखेंगे कि वुड जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी, जबकि जो स्टोन है आपका वो सर्वाइव करेगा, वो पेरिशेबल इन नेचर नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ अपनी स्टोन एज में रही है वो वुड और स्टोन ही उसने मैक्सिमम चीज़ें यूज़ की हुई हैं, जिसकी वजह से जो आप देखेंगे वुड पेरिशेबल थी तो वो हमारे पास बची नहीं रही, सर्वाइव नहीं की। तो ओनली सर्वाइविंग थिंग अबाउट स्टोन एज पीपल व इज़ योर स्टोन टूल्स बेसिकली। तो टूल्स की बेसिस पे ही, टूल्स टाइपोलॉजी की बेसिस पे ही हम स्टोन एज को 3 एजेस में डिवाइड करते हैं, पैलेयोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टूल्स दे यूज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है पैलेयोलिथिक देखेंगे। मैंने साइड पे एक जो है आपके पास एक पिक्चर बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है वो पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि किस तरह आप जो है वो स्टोन टूल्स को जो है पैलेयोलिथिक के स्टोन टूल्स की मैंने जो एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोन टूल्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इससे पहले पैलेयोलिथिक में डिस्कस करूँ, मैं थोड़ा नीचे आके जो है वो आपको जियोलॉजिकल एजेस के बारे में समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये मैंने उपेंद्र सिंह की बुक से जो है एक्सेप्ट लिया हुआ है। टुडे जियोलॉजिस्ट डिवाइड द हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री को जियोलॉजिस्ट 4 एजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जो है वो फेजेस मिलेगी, सब फेजेस मिलेंगी, लेकिन हमारा जो मकसद है वो टर्शरी और क्वाटरनरी फेज से है। ठीक है, टर्शरी और क्वाटरनरी फेज जो हमारी है ये दोनों जो है वो सीनोजोइक एरा और एज ऑफ द मैमल से बिलोंग करती हैं। मैमल्स मतलब हम लोग। ठीक है, टर्शरी और क्वाटरनरी एज जो हमारी जियोलॉजिकल एजेस है वो हमारे से बिलोंग करती हैं, उसमें हमारा आना हुआ है, ह्यूमन बीइंग उसी में आए हैं। सीनोजोइक जो है इसमें 7 एपोक्स हैं और लास्ट जो 2 एपोक्स हैं, एक प्लाइस्टोसीन है और एक होलोसीन है। आप समझ लीजिए पैलेयोलिथिक पीरियड जो है वो प्लाइस्टोसीन से बिलोंग करता है। प्लाइस्टोसीन जो है इसको हम लास्ट आइस एज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, प्लाइस्टोसीन इज लास्ट आइस एज ऑन अर्थ, और होलोसीन जो है इट इज बेसिकली द एंड ऑफ लास्ट आइस एज एंड बिगिनिंग ऑफ ए मच वार्मर एनवायरमेंट। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने उपेंद्र सिंह से एक्सेप्ट लिया हुआ है। उपेंद्र सिंह पेज नंबर भी दे दिया है, आप बुक्स पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास पैलेयोलिथिक है, पैलेयोलिथिक को हम देखते हैं। पैलेयोलिथिक का मतलब होता है, पैलेयो मीन्स ओल्ड, लिथ मीन्स स्टोन्स, ये तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन हो गई। पैलेयो मीन्स ओल्ड और लिथ मीन्स स्टोन। इस टाइम पे ह्यूमन बीइंग ने किस तरह के टूल यूज किए, आप देखेंगे जो भी टूल्स उसके पास अवेलेबल हुए। फॉर एग्जांपल उसके पास जो है हैंड एक्स है, आपके पास कोई भी पत्थर उसने उठा लिया, उसका किसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो बड़े बड़े टूल्स मिलेंगे, बिग टूल्स, क्रूड टूल्स मिलेंगे। और पैलेयोलिथिक साइट्स भी 2 तरह की हैं आपके पास, एक आपकी ओपन एयर साइट्स हैं आपके पास जो कि आपको मोस्टली रिवर वैलीज में मिलेंगी। ठीक है, वन आर ओपन एयर साइट्स एंड अदर आर केव्स और रॉक शेल्टर्स। ठीक है, 2 तरह के ओपन एयर साइट शेल्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, रिवर वैलीज में मिलेंगे, और आपके पास केव्स और रॉक शेल्टर्स कहाँ मिलेंगे, मोस्टली हिली एरियाज में मिलेंगे। ठीक है, अब पैलेयोलिथिक पीरियड को फर्दर सब डिवाइड किया गया है क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड है। आप डेट्स आगे देख सकते हैं, मैंने ली हुई हैं डेट्स। ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी और इग्नू से ली हुई हैं डेट्स, क्योंकि डेट्स काफ़ी ओवरलैपिंग होंगी इस पीरियड में। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स डिफरेंट डिफरेंट डेट्स बताती हैं। वी हैव टू गो टू द स्टैंडर्ड वर्क्स जहाँ से हमको ये डेट्स जो है वो मालूम कर सकें। आपको वैसे डेट कोई पूछेगा नहीं, एक रफ आइडिया होना चाहिए डेट के बारे में कि किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। तो पहली फेज पैलेयोलिथिक की लोअर है, दूसरी मिडल है, तीसरी अपर है। डेट आप देख सकते हैं, बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो 6 लाख बिफोर प्रेजेंट, 1,50,000 बिफोर प्रेजेंट तक। और मोस्टली टूल्स कौन से इस टाइम मिलते हैं, हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, टॉपिंग टूल्स एटसेट्रा। मिडिल पैलेयोलिथिक 1,65,000 बिफोर प्रेजेंट टू 31,000 बिफोर प्रेजेंट। और मोस्टली फ्लेक्स मिलते हैं आपको। फ्लेक क्या होता है, जब आप किसी पत्थर को जो है वो पर्टिकुलर पतले पतले शीट्स में काटते हो टेक्निक से तो आपके फ्लेक्स निकलते हैं। ठीक है, तो मिडिल पैलेयोलिथिक में आपने फ्लेक टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट कर दी थी। समझिए फ्लेक क्या होता है। फ्लेक क्या होता है, आप एक पत्थर को लेते हैं और उसको एक जगह पे प्रेशर करके आप उसमें से पतले पतले जो है वो स्ट्रिप्स काटते हैं। समझ लीजिए एक पत्थर के पतले पतले आप जो है वो चॉकलेट के पीसेस काट रहे हैं, वो आपके जो है फ्लेक्स हो गए। तो सेकंड मिडिल पैलेयोलिथिक में आपको क्या मिलता है, फ्लेक बेस्ड टूल्स मिलते हैं आपको।
मोस्टली फ्लेक्स मिलते हैं आपको। और अपर पैलियोलिथिक जिसकी डेट 40,000 बिफोर प्रेजेंट टू 12,000 बिफोर प्रेजेंट है, वो आपके पास वहाँ क्या मिलता है आपको, बुरिन्स एंड स्क्रैपर्स मिलते हैं आपको मोस्टली, जिसमें आप देखेंगे स्क्रैपिंग टूल्स जो कि खाल को जो है वो कुचलने के लिए मिले आपको, यूज़ करने को मिलेंगे। बुरिन्स छेद करने के लिए टूल्स मिलेंगे आपको। इस तरह के टूल्स आपको पैलियोलिथिक एज में मिलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज टूल्स आर बेसिकली आइदर जो है क्रूड और बिग इन शेप। ठीक है, ये आ गई है टूल्स टाइपोलॉजी आपकी पैलियोलिथिक एज की। अगर आपको डाउट होगा तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके पास टूल टाइपोलॉजी किस तरह की जो है वो इस टाइम रही होगी। ठीक है, अब इस टूल टाइपोलॉजी के बाद हमारे पास सबसिस्टेंस पैटर्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसिस्टेंस पैटर्न मीन्स रहन सहन, वो किस तरह रहते थे, क्या खाते थे, वो सब चीज़ें। तो पैलियोलिथिक लोग जो थे वो मोस्टली शेल्टर्स जो है वो रहते थे। शेल्टर्स बना के कहाँ रहेंगे, रॉक्स में या ब्रांचेस ऑफ ट्रीज में। दो ही जगह है जहाँ वो रह सकते हैं, या तो वो ट्रीज पे रह सकते हैं या तो वो कहाँ रह सकते हैं, आपके पास जो वो ब्रांचेस केव्स होंगी उन केव्स में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये पैलियोलिथिक जो है मैन जो है वो वहाँ पे रहता होगा। ठीक है, पैलियोलिथिक मैन जो है वो कहाँ रहता होगा, या तो वो ब्रांचेस में रहता, ट्रीज पे रहता होगा, या रॉक्स के शेल्टर्स में रहता होगा। ठीक है, और दे वर हंटर गैदरर्स बाय नेचर एंड दे लिव्ड इन बैंड्स। अब बैंड क्या होता है, बैंड इज यूजुअली बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट मोर देन 100। 100 लोगों से कम का ही बैंड होता है, 100 लोगों से ज़्यादा का बैंड नहीं होता है। ठीक है, तो 100 पीपल से कम के जो भी ग्रुप होगा उसको बैंड कहते हैं। ठीक है, आप में से जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी होगी वो बैंड और ट्राइब में डिफरेंस भी पता होगा उनको, और दे नो कंसेप्ट ऑफ बैंड क्या होता है। ठीक है, तो उस टाइम नेसेसिटी थी, लोगों को हंटिंग गैदरिंग के लिए इकट्ठे रहना ज़रूरी था। ठीक है, डिफेंस फ्रॉम एनिमल्स जो है वो भी ज़रूरी था, इसलिए ये लोग बैंड्स में रहते थे। ठीक है, देयर आर नो इंस्टीट्यूशंस और फॉर्मल गवर्नमेंट एंड एक्सचेंज इज नॉन कमर्शियल। कोई फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई राजा कोई प्रजा का सिस्टम नहीं है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। एंड द एक्सचेंज इज नॉन कमर्शियल। बैंड टाइप ऑफ सोसाइटी में क्या होता है, एक्सचेंज नॉन कमर्शियल होता है। ब्रैकेट में मैंने एक टर्म लिखी है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या होता है कि आप यहाँ से देते हैं और वहाँ से लेते हैं, जस्ट लाइक बार्टर सिस्टम। ठीक है, वो रेसिप्रोसिटी जो है उस तरह चलती थी, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस नहीं होती थी। तो आप गिफ्ट्स देते हैं और गिफ्ट्स लेते हैं, इस तरह का सिस्टम जो है वो उस टाइम चल रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है दे यूज टू प्रेफर गैदरिंग ओवर हंटिंग। आपको हंटिंग जो है वो कम मिलेगी और गैदरिंग ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हंटिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, गैदरिंग में जो है वो कम मेहनत लगती थी। तो ये लोग जो है वो गैदरिंग को प्रेफर करते थे हंटिंग के मुकाबले। ओल्ड क्या खाते थे, वाइल्ड फ्रूट्स रूट्स। ठीक है, बीज लिखा है मैंने, सॉरी बीज की जगह मुझे हनी लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो बीज से जो है इनको हनी मिलता था, और जो भी फूड प्रोडक्ट्स जो है इनको फॉरेस्ट में मिलते थे वो सब जो है ये लोग यूज़ करते थे। एंड मीट वर देयर मेन डाइटरी सप्लीमेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैं जो है कहीं से कॉपी करके सब नहीं लिखता हूँ, मैं खुद से ही सब कुछ बना के लिखता हूँ, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए थोड़ा आप देख लीजिएगा। बीज जो है वो मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसका मतलब समझ लिए कि हनी ये फॉरेस्ट से लेते थे, और जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो आप जो है वो पैलियोलिथिक मैन जो है वो यूज़ करता था। ठीक है, उसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ है, आप साथ में फिगर देख सकते हैं, मैंने रॉक पेंटिंग की फिगर डाली हुई है एक। ठीक है, जिसमें कि एक आदमी जो है वो हंट करता हुआ दिखाया गया है एनिमल्स को। ये पैलियोलिथिक रॉक पेंटिंग है। द अर्लीस्ट पेंटिंग्स बिलोंग्स टू अपर पैलियोलिथिक एज। रॉक पेंटिंग सबसे पहले कब मिलती है, अपर पैलियोलिथिक एज में मिलती है। और भिम्बेटका हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पे आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिलती हैं पैलियोलिथिक पीरियड की, पर्टिकुलरली अपर पैलियोलिथिक। वी आर टॉकिंग अबाउट पैलियोलिथिक ओनली अभी। ठीक है, भिम्बेटका इन मध्य प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, जहाँ पे आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सभी साइट्स के एविडेंस मिलेंगे। और यहाँ आपको पेंटिंग्स मिलती हैं। पेंटिंग्स वर डन इन ग्रीन एंड डार्क रेड। ग्रीन और डार्क रेड कलर यूज हुआ है, एंड दे आर यूजुअली डिपेक्टिंग हंटिंग सीन्स। और ज़्यादातर क्या डिपिक्ट किया गया है, हंटिंग सीन्स। फिर मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स लिखी हुई हैं पैलियोलिथिक पीरियड की, जिनमें सबसे पहले पहलगाम कश्मीर है, यहाँ से एक हैंड एक्स मिली हुई है। फिर पोटवा रीजन, बेलन वैली, डिडवाना, भादर,
चिरकी, नेवासा, कोरेगांव, चंडोली, शिकारपुर, आदमगढ़, भिमबेटका। यहाँ पे रॉक केव्स मिली हुई है आपके आदमगढ़ और भिमबेटका में रॉक केव्स मिली हुई है। फिर मालप्रभा, घाटप्रभा इन कर्नाटका, गुडियाम, अतिराम पक्कम इन तमिलनाडु। ठीक है, तो जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फाइंड मिले वो आप याद रखेंगे, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नागार्जुनिकोंडा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपकी रॉक पेंटिंग से पैलियोलिथिक पीरियड में जो रॉक पेंटिंग्स हुई है। मीजोलिथिक की फिगर में पिक्चर में आपको अलग से दिखाऊंगा। मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग पैलियोलिथिक रॉक पेंटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है कि हमारे पास पैलियोलिथिक मीजोलिथिक पीरियड है। मीजो मीन्स मिडल एंड लिथ मीन्स स्टोन्स अगेन, सिंपल। तो इट इज नोन एज मिडल स्टोन एज। जैसे पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज बोलेंगे, मीजोलिथिक को मिडल स्टोन एज बोलेंगे। ठीक है, कब स्टार्ट हुई? 8000 BCE के अराउंड स्टार्ट हुई है मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ है? 8000 BCE के अराउंड। ठीक है, और ये एक ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। नियोलिथिक पीरियड और पैलियोलिथिक के बीच की ट्रांजिशनल फेज है। ठीक है, क्योंकि नियोलिथिक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। आप देखेंगे कि आपके पास एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया है, आपके पास एग्रीकल्चर करने लगे हैं लोग, घर बनाने लगे हैं, तो आपको उसके थोड़े थोड़े एविडेंस मीजोलिथिक में मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि पैलियोलिथिक मीजोलिथिक पीरियड जो है वो पैलियोलिथिक पीरियड जो है प्लाइस्टोसीन एज से बिलोंग करता था, यानी कि लास्ट आइस एज। मीजोलिथिक पीरियड कॉरस्पॉन्ड्स टू योर होलोसीन पीरियड, दैट इज एंड ऑफ आइस एज, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एज। The climate had become warmer, much warmer than the earlier climate. This was end of Pleistocene and beginning of Holocene period. ये क्या है? End of Pleistocene और beginning of Holocene period है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अब आगे इनका सबसिस्टेंस पैटर्न क्या था। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया। मीजोलिथिक टूल्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स। MICROLITHS। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक लंबे हैं। ये छोटे छोटे टूल्स हैं, ज़्यादा बड़े टूल्स नहीं है। 3 to 10 सेंटीमीटर इनकी जो है वो लेंथ रहती थी। ये छोटे छोटे टूल्स हैं, और ऐसा नहीं है कि पैलियोलिथिक टूल्स को डिस्कार्ड किया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एलईडी आ गया तो आप पुराने टीवी तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे टोटली, आप पुराने टीवी भी रखेंगे। ठीक है, उनको भी यूज़ करेंगे। आपके पास नए नए एंड्रॉयड फ़ोन आ जाते हैं, आईफोन आ जाता है, तो आप एंड्रॉयड को आप डिस्कार्ड नहीं करते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं। आज भी आप देखेंगे आपके पास स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन फिर भी आप आज ब्लैक एंड वाइट फ़ोन वगैरह वो भी चलते रहते हैं। तो पुराने टूल्स तो रहे ही रहे, लेकिन साथ साथ में नए टूल ऐड हो रहे हैं जो कि साइज़ में छोटे हैं, क्योंकि अब ह्यूमन बीइंग को छोटे छोटे जो है काम भी करने पड़ रहे हैं। ही हैज़ टू सीव द हाइड, जो हाइड ये बना रहा है, जो कपड़े अपने बना रहा है एनिमल की खाल से जो कपड़े बना रहा है, उसको इसने सीना भी है, तो इसको छोटे सुई टाइप टूल्स भी चाहिए। छोटे छोटे काम करने के लिए इसको छोटे टूल्स चाहिए, तो इसलिए अब ये कौन से टूल्स ले रहा है? छोटे छोटे टूल्स, माइक्रोलिथ्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो छोटे छोटे टूल्स इस पीरियड में इसने यूज़ किए हुए हैं। अब नीचे मैंने मीजोलिथिक टूल्स का एक पिक्चर दी हुई है और इनका सबसिस्टेंस पैटर्न लिख लिया है। पिक्चर में आप देख सकते हैं बोन एंड आइवरी यूज्ड हुआ है, ब्लेड, कोर्स, नाइफ, चीजल्स, ट्रायंगल, ब्यूरिन्स, डैगर, पॉइंट्स, ये सब टूल्स जो हैं आपके किसके हैं? मीजोलिथिक एज के हैं आपके। ठीक है, तो आप टूल्स जो है वो पिक्चर से देख सकते हैं, आपके टूल्स की पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप जूम भी करके इसको देख सकते हैं अच्छे से। हमारा मेन फोकस है सबसिस्टेंस पैटर्न। मोस्ट ऑफ दियर सबसिस्टेंस पैटर्न वाज लाइक पैलियोलिथिक एज। इनका सबसिस्टेंस पैटर्न डेफिनेटली कैसा होगा? पैलियोलिथिक एज के जैसा होगा। ठीक है, जो पैलियोलिथिक एज वाले लोग करते थे वही मेसोलिथिक एज वाले लोग करेंगे, लेकिन क्लाइमेट वार्मर हुआ, होलोसीन पीरियड है, तो कुछ तो चेंजेस इनके सबसिस्टेंस पैटर्न में आएंगी। अब हम देखेंगे कि कुछ वेरिएशंस हैं इनके सबसिस्टेंस पैटर्न में जो कि इनको डिफरेंट बनाती हैं किससे? आपके पैलियोलिथिक पीरियड से। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली स्कॉलर्स हैव फाउंड सम वेरिएशन। जैसे ए पॉइंट लिखा है मैंने, द कोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नाउ इंक्लूडेड हंटिंग, फिशिंग, फाउलिंग एंड वाइल्ड प्लांट फूड गैदरिंग। अब कोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनकी क्या है? हंटिंग, फिशिंग, फाउलिंग एंड वाइल्ड प्लांट फूड गैदरिंग जो है वो इनकी कोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया, पहले सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करते थे, अब जो है फिशिंग, फाउलिंग भी ऐड हो गया इनके उसमें।
सेकंड पॉइंट है एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन जो है वो अब यहाँ आपको मिलने लगता है, हालांकि बहुत कम मिलता है, जैसे कि डॉग, शीप और गोट ही आपको मिलता है, कहीं कहीं पे बहुत कम एविडेंस मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत एविडेंस आपको मिलना शुरू हो रहा है। न्यूलिथिक पीरियड के कैरेक्टर थोड़े थोड़े आपको दिख रहे हैं कि चीज़ें एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आ रही है। वीट बार्ले कल्टीवेशन भी कई किसी किसी साइट में जो है आपको दिखती है, ठीक है। हैंडमेड पॉटरी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ रही है, जैसे कि मैंने साइट का नाम लिखा है लंगनाज इन गुजरात जो है, और मिर्ज़ापुर इन यूपी में आपको हैंडमेड पॉटरी के एविडेंस मिलने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ भी बन रही हैं, जैसे कि हट्स बन रहे हैं, पेवमेंट्स बन रही हैं। स्टोन पेव्ड फ्लोर्स आर आल्सो फाउंड इन बागोर। बागोर राजस्थान में एक बहुत बड़ी साइट है, यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, स्टोन पेव्ड फ्लोर्स, जो आपके फर्श है वो पत्थर से जो है वो बनाए गए हैं, बिल्कुल प्लेन बनाए गए हैं, पत्थर डाल के जो है वो फ्लोरिंग की गई है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलता है। और एक ग्रेजुअल शिफ्ट आपको दिखने को मिलता है नोमैडिज्म टू सीडेंट्री सेटलमेंट्स। तो पहले बिल्कुल ही नोमैड थे, अब थोड़ा सा सीडेंट्री सेटलमेंट्स जो है आ रही है। परफेक्ट सेटलमेंट तो अभी नहीं आया है, लेकिन सीडेंट्री फॉर्म ऑफ सेटलमेंट आ रहा है। कहीं कहीं पे लोग काफ़ी समय तक जो है वो रह रहे हैं। सीडेंट्री का मतलब होता है कि वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। और नंबर एफ मैंने क्या लिखा है, डिस्पोजल ऑफ डेड एंड मेकिंग ऑफ ग्रेव्स। बागोर, लंगनाज, भिम्बेटका, यहाँ से आपको काफ़ी सारे एविडेंस मिलते हैं जिसमें ये डेड को क्या कर रहे हैं, ग्रेव्स में दफना रहे हैं, ये भी आपको मिलता है। और लास्ट पे एमरजेंस ऑफ आर्ट तो अपर पैलोलिथिक में हो ही गया था, उस आर्ट को और बल मिलता है। और यहाँ साथ में फिगर दी हुई है मैंने आर्ट की, रॉक पेंटिंग्स जो मेसोलिथिक पीरियड में बनी हुई हैं। तो रॉक पेंटिंग्स जो है मेसोलिथिक पीरियड की वो आपको कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, आप देख सकते हैं। ये रॉक पेंटिंग पिक्चर है मेसोलिथिक पीरियड की, ठीक है। तो ये मेसोलिथिक पीरियड की रॉक पेंटिंग पिक्चर है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि आपके जो है वो डिफरेंट सीन्स जो है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, कलर में भी चेंज आ गया है। पहले वो लोग सिर्फ जो है वो एक पर्टिकुलर कलर यूज़ करते थे, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। अब आदमगढ़, भिम्बेटका ऑफ एमपी, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से आपको क्या मिलती हैं, ये दोनों, आदमगढ़ एंड भिम्बेटका ऑफ मध्य प्रदेश एंड प्रतापगढ़ एंड मिर्ज़ापुर ऑफ राजस्थान। ये 3-4 साइट्स हैं जहाँ पे आपको मीजोलिथिक पीरियड की रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। इनमें मोस्टली रेड और वाइट पिगमेंट यूज़ हुआ है। तो कलर कौन सा यूज़ हुआ है आपका, रेड एंड वाइट पिगमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है इनका, अभी देखिए पैलियोलिथिक की पेंटिंग में आपने देखा सब्जेक्ट वाज ओनली हंटिंग सीन्स, सिर्फ हंटिंग सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं, कैसे एनिमल को हंट करना है वो दिखाया गया है। लेकिन मीजोलिथिक की पेंटिंग्स में ये डिफरेंस है कि आपको हंटिंग सीन के साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटी दिख रही है, चाइल्ड बर्थ दिख रहा है, बरियल दिख रहा है, डांसिंग दिख रही है, डाइनिंग दिख रही है, ठीक है। ये सब कुछ आपको इनके सब्जेक्ट्स जो है इनकी पेंटिंग्स में आपको मिलेंगे। तो पेंटिंग्स में भी डिफरेंस आ रहा है। और कुछ ह्यूमन फिगर्स जो है वो डेकोरेटेड भी शो की गई हैं, काफ़ी डेकोरेटेड है, मास्क लगा हुआ है मुंह पे, ठीक है, मास्क्ड ह्यूमन फिगर्स दिखाई गई हैं, ठीक है। वो सब आपको डिफरेंस कहाँ मिलता है, मीजोलिथिक की रॉक पेंटिंग्स में, ठीक है। तो पैलियोलिथिक मीजोलिथिक में ये चीज़ें आपको मैंने समझानी थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि पहले पैलियोलिथिक आया और फिर मीजोलिथिक आया फिर नियोलिथिक आया, ऐसा कुछ है। नियोलिथिक को मैंने डेलिबरेटली, लेक्चर लंबा ना हो इसलिए मैंने अगले लेक्चर के लिए इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं इस लेक्चर को जो है विदिन 40 मिनट्स जो ख़त्म करूं ताकि आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैंने इस लेक्चर को जो है वो सिर्फ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक रखा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक को अंडरस्टैंड करें अच्छे से, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे को आपको एक बात बतानी थी कि कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि पैलियोलिथिक इस डेट से स्टार्ट हुआ और इस डेट को ख़त्म हुआ, और मेसोलिथिक इस डेट को स्टार्ट हुआ और इस डेट को ख़त्म हुआ। साइट्स ओवरलैपिंग होती हैं। आपको मैं क्यूरियस केस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तब कश्मीर में नियोलिथिक कल्चर चल रहा था, ठीक है। आपने बुरज़होम और गुफक्राल का नाम सुना होगा, दो इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं हमारी कश्मीर की, जहाँ से हमको पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिलते हैं। आगे हम नियोलिथिक में पढ़ेंगे
और बरियल ऑफ डॉग विद मास्टर हमको मिलता है। बुरजोम और गुफकराल 2 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो जिस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चल रही थी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चल रही थी, आप देखेंगे उस टाइम आपके जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर पर्टिकुलर में आपके क्या चल रहा था, नियोलिथिक कल्चर चल रहा था। पीपल वर लिविंग इन स्टोन एज। अभी तो हम सिर्फ स्टोन एज पढ़ रहे हैं, अभी हमको स्टोन एज के बाद मेटल एज भी पढ़नी है, ठीक है, यानी कि चालकोलिथिक, कॉपर एज, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्टोन एज फोकस कर रहे हैं। स्टोन इज द ओनली मटेरियल जिसके रिमेन्स हमको अभी मिलते हैं, तो हम अभी वो पढ़ रहे हैं। आगे हम अभी कॉपर एज पढ़ेंगे, पहले नियोलिथिक पढ़ेंगे, फिर कॉपर एज पढ़ेंगे, चालकोलिथिक कल्चर्स, उसके बाद हम आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था। इसमें मुझे यही चीज़ बतानी थी कि आप स्टोन एजेस को जो है वो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वो देख लीजिए, मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि किसका क्या मीनिंग होता है। आपका पैलियो का मतलब क्या होता है, लिथ का मतलब क्या होता है, किस टाइप के टूल्स यूज़ करते थे, बिग क्रूड स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स यूज़ हो रहे हैं, छोटे छोटे टूल्स यूज़ हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने पैलियोलिथिक की लिखी हुई है। और ये भी मत सोचिएगा कि पैलियोलिथिक की साइट्स अलग होंगी और मीजोलिथिक की अलग होंगी। इन्हीं में से बहुत सारी साइट्स जो हैं वो कॉमन होंगी। जैसे आपने भीमबेटका दोनों में पढ़ा, आदमगढ़ दोनों में पढ़ा, आप देखेंगे नागार्जुनी कोंडा भी दोनों में है, मालप्रभा घाट प्रभा भी दोनों में है, आदमगढ़ भी दोनों में है, ठीक है, चंडोली शिकारपुर भी दोनों में है। तो ये दोनों में है, ये साइट्स लगभग लगभग कॉमन है, क्योंकि वहीं पे पैलोलिथिक के एविडेंस भी मिलते हैं और वहीं पे आपको मीजोलिथिक के एविडेंस भी मिलते हैं। पर्टिकुलरली दोज एरियाज वेयर केव ड्वेलिंग्स हैव बीन फाउंड, जहाँ पे आपको केव्स मिलती हैं, वो वाले एरियाज जो हैं आपके, उन एरियाज में आपकी कंटिन्यूस हैबिटेशन ह्यूमन बींग्स की रही है, यानी कि ह्यूमन बींग्स वहाँ कंटिन्यूसली रहते आ रहे थे और रह रहे थे, ठीक है। अब रॉक पेंटिंग्स के अलावा हमको एक स्कॉलर्स हैं आपके पास, इसके बारे में एक बहुत अच्छी बुक है प्री हिस्ट्री पढ़ने के लिए, दैट इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिगेट एंड रेमंड आल्चिन ऑथर है, उन्होंने लिखा हुआ है। ब्रिगेट एंड रेमंड आल्चिन जो है वो, मैं ये बताना चाहता था आपको कि वो रॉक आर्ट, जो हम रॉक पेंटिंग्स बोलते हैं ना, वो बेसिकली पेंटिंग वर्ड पे ही क्वेश्चन उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि वाई टू कॉल देम पेंटिंग्स, दे आर नॉट पेंटिंग्स, दे आर बेसिकली कैरियनिंग्स। इनको उन्होंने नाम क्या दिया है, कैरियनिंग्स। इनको पेंटिंग कहना सही नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है, ब्रिजेट एंड रेमंड आल्चिन, और यू कैन से आल्चिन ब्रदर्स। ना बुक का नाम है द सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिगेट एंड रेमंड आल्चिन जो है वो 2 ब्रदर्स हैं, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है। प्री हिस्ट्री पे उनका बहुत ज़्यादा काम है इस एरिया में। तो इस एरिया में उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है कि वाई टू कॉल देम पेंटिंग्स एट ऑल, they are not paintings. Painting is related to art and art means expression. Expression of art has some aesthetic sense. जबकि आप देखेंगे इनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं, इनका पूरा यूटिलिटेरियन पर्पस है, ये किसी पर्पस से बना रहे हैं। ये इसलिए नहीं बना रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, कोई इनको अच्छा लग रहा है या सुंदरता इनको दिख रही है। एस्थेटिक सेंस मतलब सुंदरता जिसमें दिखे आपको, तो आप आर्ट जो है वो एस्थेटिक सेंस में करते हैं। लेकिन ये जो है ये पत्थर पे इन्होंने कैरियनिंग्स की हुई है और अपने बेनिफिट के लिए की हुई है। मोस्टली आप देखेंगे 90% ऑफ दीज कैरियनिंग्स, दीज पेंटिंग्स, दे आर हंटिंग सीन्स। कैसे एनिमल को घेरना है, कैसे हम किस किस साइड से अटैक करेंगे, किस किस तरीके से हम एनिमल को घेर के मारेंगे, वो बताया गया है। तो आप ये याद रखिएगा, ब्रिगेट एंड रेमंड आल्चिन और आल्चिन ब्रदर्स इन पेंटिंग्स को पेंटिंग्स मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं दे आर बेसिकली कैरियनिंग्स, ओनली कैरियनिंग्स, सिंपली कैरियनिंग वर्ड वो यूज़ करते हैं, दे डोंट कॉल देम पेंटिंग्स। ये एक पर्सपेक्टिव है आपका किसके बारे में, रॉक पेंटिंग्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि आपको आदमगढ़, भीमबेटका, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर वगैरह वगैरह केव से मिलती हैं, और ये इन सभी केव से आपको ये एविडेंस मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का था लेक्चर, मुझे लगता है अब हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए, ठीक है। 35 मिनट्स का लेक्चर हो गया ये, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। आज हम नेक्स्ट में हम नियोलिथिक और चालकोलिथिक को लेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह पैलोलिथिक और मिजोलिथिक की कंटिन्यूटी जो है वो नियोलिथिक और चालकोलिथिक में आगे बढ़ती है। और पैलोलिथिक और मिजोलिथिक, पर्टिकुलरली मैंने मिजोलिथिक को एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज बोला,
जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई कि यहाँ पे अभी थोड़े थोड़े आपको रेजिडेंस के एविडेंस मिल रहे हैं, एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिल रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों के एविडेंस मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब आगे आएंगी और न्यूलिथिक में ये चीज़ें फुल फ्लेज लेवल पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आप टूल्स के पिक्चर्स भी देख सकते हैं, इनको जूम कर सकते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ में भी आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऑल द क्वेश्चंस आर वेलकम्ड, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।